नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आज हमारे साथ हैं झारखंड की राजनीति में चर्चित चेहरा रहे और आज भी चर्चित हैं विजय झा। झा जी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, हालांकि इन दिनों बीजेपी से अलग है। क्यों अलग हुए? बीजेपी में ऐसा उन्हें क्या दिखा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी से जो सत्ता में है उससे अलग होना पड़ा? ढेर सारे सवाल हैं, एक एक कर हम इनसे जानेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सॉफ्ट हैं, लोगों के बीच आपकी इमेज अच्छी है, आप बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश मंत्री रहे हैं, इकलौते प्रवक्ता रहे हैं, बियाडा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी से आपने नाता तोड़ दिया? ऐसा है कि जब हम लोग राजनीति से जुड़े 70-80 के दशक में, उस समय राजनीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था जिस पर सब लोग, खास करके उस समय की तमाम विपक्ष पार्टियां उस पर जरूर अपनी राय को प्रकट करती थी और कहती थी कि हम सत्ता में आए तो हम राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण समाप्त करेंगे। वो नया नया दौर चला था राजनीतिक अपराधियों का, राजनीति में आना, सम्मानित होना, पद पाना, टिकट पाना, ये वो दौर था। तो हम लोग उस समय इस चीज़ के घोर विरोधी थे और हम लोग चाहते थे कि राजनीति से अपराधियों का गठजोड़ समाप्त होना चाहिए। वो दौर था जब हम लोग राजनीति में नए नए जुड़े, लेकिन धीरे धीरे लगा कि किसी पार्टी को परहेज नहीं है, कहने की बातें अलग है, कथनी और करनी में भेद है। तो हम लोग इसलिए तो आए नहीं थे पार्टी से कि टिकट मिलेना है और एमएलए एमपी बन जाना है। हम लोग कुछ बदलाव की चाहत से आए थे कि राजनीतिक मंच ऐसा है, एक हथियार है जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। वह राजनीति की एक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अच्छी चीज़ें स्थापित हो समाज में। ये एक औजार था, लेकिन निराशा हाथ लगा कि नहीं, कथनी करनी में अंतर है। मतलब आप जो कह रहे हैं उससे यह निकल रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक जैसी हैं। किसी को आज के तारीख में अपराधी से परहेज नहीं है, किसी दल को, बल्कि हम कह सकते हैं अपराधियों को अपने पाले में लाने की एक होड़ सी मची है, क्योंकि उनको लगता है कि यह उस इलाके का बड़ा अपराधी है, इसके माध्यम से न सिर्फ सीट जीत सकते हैं बल्कि कई प्रकार के बूथ पर भी असर डाल सकते हैं और सत्ता के लिए मेरे लिए सहायक होगा। इसलिए अपराधियों को तो पार्टी में लाने की होड़ है आज के दौर में। यही एकमात्र कारण है कि बीजेपी में भी अपराधी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ऐसा नहीं है, लेकिन अपराधियों के प्रति अब इनकी भी कोई ऐसा कि अपराधी को टिकट नहीं देंगे, अपराधी मेरे यहाँ प्रवेश वर्जित है, ऐसा नहीं है। अब इनको भी हर तरह का अपराधी यदि है और वो सूट कर रहा है, इनको वो सीट निकाल देगा, तो कितने आरोप लग रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं आज संगठन से जुड़े हुए, आरोप लग रहे हैं, लेकिन पार्टी मम है, चुप है पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो यह दावा है कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा अलग है, इसमें दम नहीं है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पार्टी के हर बैनर में पहले लिखा रहता था पार्टी विथ डिफरेंस। आप चले जाइए 10-20 साल पहले के बैनर में, आज किसी एक बैनर में आप नहीं दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हो पार्टी विद डिफरेंस। तो पार्टी ने तो स्वयं मान लिया कि हम दूसरों से अलग नहीं हैं, हम वही हैं जो दूसरे हैं। इसीलिए आज किसी बैनर पर पार्टी विद डिफरेंस का स्लोगन नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब अब बीजेपी में वापसी की कोई संभावना नहीं है? सवाल बीजेपी का नहीं है, राजनीति में ही वापसी की कोई संभावना नहीं है। मैं राजनीति के माध्यम से जो बदलाव का जो सपना था वो हमारे जैसे बहुत लोगों का टूट गया। अब राजनीति सत्ता का है, विधायक सांसद बनने का, मंत्री बनने का, वह एक माध्यम बन गया है। सामाजिक बदलाव का माध्यम आज राजनीति नहीं है। तो धनबाद की राजनीति में बीजेपी में ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिससे आपको एलर्जी है? मेरी एलर्जी का कहाँ सवाल है, जब मैं राजनीति में हूँ ही नहीं।
अब एलर्जी का कहाँ सवाल है? आप खुद देखिए कैसे कैसे आरोप लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले राजगंज थाना में एफआईआर दर्ज हुआ 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का। पार्टी ने नोटिस देकर पूछा क्या कि आप पर यह आरोप लग रहा है, पार्टी की बदनामी हो रही है, आपको क्या कहना है? या किसी पर भी आरोप लग रहा है, पार्टी शोकॉज कर रही है क्या? पार्टी पूछ रही है क्या? पार्टी पूछती तक नहीं है। ये स्थिति आ गई। अभी अभी एक बेचारा गरीब आदमी अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके दुकान के आगे टैंकर सटा के लगा दिया गया है 11 फरवरी को। पार्टी पूछ रही है क्या कि क्यों आपने ऐसा किया है? ये गलत है, एक गरीब पर अत्याचार है। कैसा सबका साथ सबका विश्वास? जब उस गरीब को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, पार्टी ने तो कहा था कि तो सबका साथ सबका विश्वास, तो दिखता नहीं है, सर जमीन पर नहीं दिखता है। पार्टी के सुप्रीम नेता ने कहा, मोदी जी ने 2014 में कोई भी एमएलए एमपी अपने रिश्तेदार को विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। यह 2014 में कहा उन्होंने। आज 2022 है, आप देख लें बाघमारा के विधायक के भाई अपने सहोदर भाई बने हुए हैं विधायक प्रतिनिधि। अखबारों में डेली आता है। आज संगठन को हिम्मत है क्या कि पूछे कि प्रधानमंत्री के निर्देश का अवहेलना है? यह बदनामी हो रही है संगठन की, पार्टी की बदनामी हो रही है। वो सरेआम उल्लंघन है, सरेआम उल्लंघन है। तो कहाँ देख रहे हैं आप? देख लीजिए स्थिति, यही देख लीजिए। भदोही के सभा में 2014 में माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं जितने भी एमएलए एमपी सदन में जीत के आएंगे, उसके जितने मुकदमे हैं 1 साल में मैं निपटारा करा दूंगा, भले 10-20 मुझे उपचुनाव में जाना पड़े 10-20 सीट के लिए। आज तो 22 आ गया। कहाँ गया उनका घोषणा? इस घोषणा पर न जाने कितने लोगों ने अपना वोट किया होगा। उनको लगा होगा कि हाँ अच्छा, आज संसद और सदन अपराधी विहीन हो जाएगा। शायद मोदी जी भूल गए क्या जो भदोही के सभा में लोगों को आश्वस्त किया था? तो कथनी और करनी में अंतर है जो हमको सूट नहीं किया। आप बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की बात कर रहे हैं, लेकिन ढुल्लू महतो 3 बार के विधायक हैं। उनको बाघमारा की जनता चुनती है और अखबार कहते हैं, मीडिया कहता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास के बहुत प्रिय हैं ढुल्लू महतो। तो अगर कोई अपराधी है, माफिया है, तो वो 3 बार कैसे चुनाव जीत सकता है और एक मुख्यमंत्री का प्यारा कैसे हो सकता है? शहाबुद्दीन भी 5 बार चुनाव जीते थे और वह भी किसी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी थे। किचन कैबिनेट से भी ऊपर थे शहाबुद्दीन, जो मात्र 18 वर्ष जेल में रहे और न जाने कितने उन पर आपराधिक मुकदमे थे। यहाँ तक कि तेजाब से नहलाने तक का मुकदमा था। बच्चों को तेजाब से 3 बच्चों को मार दिया था, गोली मार दिया था, 18 साल जेल में बिताया। वह भी 5 बार चुनाव जीते थे और वह भी मुख्यमंत्री के बहुत ये पैमाना नहीं हो सकता है किसी के चरित्र का, किसी का आचार विचार व्यवहार का कि वो चुनाव जीत जाता है। चुनाव तो सब जानता है। आसाराम क्यों जेल में है, रामपाल क्यों जेल में है, राम रहीम क्यों जेल में है, सबको पता है देश को। लेकिन ये तीनों अभी चुनावी चौसर में आएंगे, तीनों जीत जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो क्या उनको चरित्र का सर्टिफिकेट आसाराम को दे देना चाहिए, देश को रामपाल को दे देना चाहिए, राम रहीम को दे देना चाहिए? चुनाव जीतना एक टेक्निक हो गया है। चुनाव किस तरीके से जीता जाता है यह देश के सामने खुली किताब की तरह है, सबको पता है। चुनाव में तभी तो एडीआर का रिपोर्ट है कि 30% से अधिक दागी अपराधी आज सदन में बैठे हैं, वो भी तो जीत के गए हैं। फिर यह बात तो हटा देना चाहिए। फिर क्यों कहा उन्होंने कि 1 साल के अंदर हम सब अपराधियों का मुकदमा का निस्तारण करेंगे? वो तो चुनाव जीत के लोकसभा जा गए हैं। देखिए, आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ये सोच बन रही है कि आपको बीजेपी से एलर्जी कम है और ढुल्लू महतो से ज्यादा है। मैंने कहा ना, मैं राजनीति में जो गलत बढ़ावा है मैं इसका विरोधी हूँ। जो भी दल में है, जो अपराधी हैं और उनको जो संरक्षण मिलता है, यह गलत नजीर पेश करता है, वह समाज में शोषण करता है, जुल्म करता है, लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती है क्योंकि वो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति बन जाता है, तो उसकी आवाज नहीं सुनी। आज अशोक महतो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन महकमा एक टैंकर उसके दुकान के सामने से नहीं हटा पा रहा है, जबकि किसी के भी हवा, पानी, रोशनदान, मेन गेट नहीं बंद किया जा सकता है। ये कानून है, पब्लिक न्यूसेंस है ये, लेकिन तब भी आज पूरा प्रशासन इसलिए लाचार है। वो जनप्रतिनिधि है, तो एक जनप्रतिनिधि अगर गलत व्यक्ति हो जाता है तो उसका कितना समाज में नुकसान होता है, यह उदाहरण है।
इसीलिए राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण यह समाज के लिए घातक है, पीढ़ी के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है, राजनीति के लिए भी नासूर है। हम लोग इस चीज को लेकर आगे बढ़े थे राजनीति में 60-70 के दशक में, यह प्रमुख मुद्दा हुआ करता था जनसंघ का, बीजेपी का। एक सवाल है इसमें कि अगर ढुलू महतो माफिया हैं, अपराधी हैं, उन पे 48 मुकदमे हैं, वो जमीन लोगों का कब्जा कर लेते हैं या जो भी उनके गलत धंधे हो, सब कुछ पार्टी के संज्ञान में होगा, तो पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? यही तो लाचारगी समझ में, ये तो पार्टी से आपको सवाल पूछना चाहिए कि जिस पर 4 दर्जन मुकदमे हों, उसके प्रचार के लिए अगर पार्टी का सर्वोच्च नेता आ जाता है तो समाज में कैसी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं आप? कौन सा संदेश देना चाहते हैं आप? 9 अक्टूबर 19 को उनको सजा हुआ एक मामले में, और कोई मामूली मामला नहीं था, वो वर्दी फाड़ने का और हथियार छीनने का मुकदमा था। उसमें 9 अक्टूबर 19 को सजा मिलती है और पार्टी उन्हें नवंबर में टिकट देती है। तो कैसी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं? क्या वादा था आपका पूर्व का? मैं तो वह देखना चाहता था जब दीनदयाल उपाध्याय जी को कहा गया कि आपको फलाने बस्ती में जाना है, ब्राह्मणों की बस्ती है, एक मुश्त आपको वोट मिल जाएगा, सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए जाना हो। उन्होंने कहा कि मैं हार जाना पसंद करूंगा, लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडे अपना करके जितना मैं जीत जाऊंगा, पार्टी हार जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि पार्टी हार जाए, भले मैं हार जाऊं, पार्टी को नहीं हारना चाहिए। ये आइडियोलॉजी लेके चला था, ये दीनदयाल जी का था। और आज जाति आधार पर टिकट दिया जाता है, किसके कितने वोट है, कहा किस जाति के कितने लोग हैं, वो तो आज दीनदयाल जी का नाम लेने का अधिकार भी है क्या हम लोगों को? अच्छा, जरा विषयांतर करते हैं। धनबाद कोयला क्षेत्र में, कोयला एरिया में अवैध माइनिंग के लिए कुख्यात हो गया कि बीसीसीएल जितना कोयला निकालती है जमीन से, उसका 10-12% अवैध माइनिंग करने वाले जो लोग हैं, माफिया है, कोल माफिया, वो निकालते हैं। तो क्या इसमें राजनीतिक भी शामिल है, पॉलिटिशियन भी है? अगर प्रशासन लाचार है, कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, साफ है कि इसके पीछे जो चेहरे हैं वो व्हाइट कॉलर हैं। और व्हाइट कॉलर वही हैं जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं। यहाँ के एक अखबार में बहुत प्रमुखता से छपा था, लीडिंग न्यूज था, कि प्रतिदिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए की चोरी होती है। ये पर्याप्त था जांच बैठाने के लिए। मतलब लगभग 4088 करोड़ का प्रतिवर्ष चोरी, जो बीसीसीएल लॉस में जाता हो, इतने लेट से तनख्वाह भुगतान होने लगा है कर्मचारी का, वहां यदि इतनी खुली लूट है और कार्रवाई नहीं करना, जिसके पास 3100 सीआईएसएफ की जवानों की फौज है, वह सीआईएसएफ लाचार क्यों है? वही सीआईएसएफ जब एयरपोर्ट पर रहता है, हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते हैं, हम एक नेल कटर नहीं ले जा सकते हैं, आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते हैं। और वही सीआईएसएफ यहाँ आके लाचार क्यों हो जाता है? इसका मतलब उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसको खुली छूट नहीं मिली हुई है। और हाथ पांव क्यों बंधे हुए हैं कि यह जो रैकेट में है वो पॉलिटिकल रसूख वाले लोग हैं, जहाँ प्रशासन भी लाचार हो जाता है। तो इसमें एक पार्टी के लोग हैं या सभी पार्टियों के लोगों का हाथ कोयले से लगा हुआ है? सब इसमें कोई किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते आप। जहां जिसका वर्चस्व है वहां वो शामिल है इसमें, जहां जिसका वर्चस्व है। विजय झा जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई, तो झारखंड में बीजेपी के विधायक भगवा वस्त्र में विधानसभा पहुंचे। उनको क्या लगता है कि भगवा वस्त्र पहन लेने से झारखंड में जीत जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में अंततः मालिक तो जनता है। भगवा वस्त्र में जाए या पीला वस्त्र में जाए या हरा वस्त्र में जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है किस वस्त्र में कौन आता है। वस्त्र के पीछे क्या है, उसका चाल चरित्र चेहरा, जिसकी पहले बात करती थी भाजपा।
चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी, लेकिन आज चाल चरित्र चेहरा की बात नहीं करती है। इसलिए वस्त्र कैसा रहे, क्योंकि साधु के बहुत सा वस्त्र तो रावण भी जब सीता को हरण के लिए गया था तो वह तो गिरुआ वस्त्र सन्यासी रूप धारण कर लिया था, लेकिन काम क्या करने गया था। इसलिए वस्त्र कैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम क्या है, कर्म क्या है यह महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य है देश का कि लोग बड़े बड़े बुलडोजर पर जुलूस निकाल रहे हैं। अरे जुलूस तो संविधान का निकालना चाहिए, संविधान के साथ सर पर कि हम संविधान सम्मत शासन चलाएंगे, यह रैली निकलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से बुलडोजर पर दिखाया जा रहा है। बुलडोजर से चलेगा शासन या संविधान से चलेगा शासन, यह तय करना होगा। मतलब ये भगवा वस्त्र पहन के जाना, तो क्या इसको नौटंकी बोलेंगे आप? जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। जनता को इतना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। जनता मूक जरूर है, लेकिन वक्त आने पर जनता सारे चीजों का हिसाब करती है, क्योंकि संविधान मिला हमको, संविधान से शासन चलने का सबको जिम्मेवारी है, और संविधान सुप्रीम रहे, न कि बुलडोजर सुप्रीम हो जाए। राजनीति में बार्गेनिंग का खेल चलता है। अभी 5 विधायकों ने झारखंड में एक मोर्चा बनाया है, थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। उसमें सुदेश महतो भी है, उनकी पार्टी के विधायक है लंबोदर महतो, सरजू राय हैं, कमलेश सिंह है और अमित यादव है। तो एक फ्रंट बना है। आपको क्या लगता है क्या मकसद है इसका, क्या करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, दल के अंदर, सदन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आवाज नहीं सुनी जाए छोटी पार्टी का या इक्का दुक्का या निर्दलीय का, तब हमारी भी बात सुनी जाए, हमारे मुद्दों को भी प्रमुखता मिले सदन में। इसलिए ऐसा सामंजस्य पहले भी होता रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत कोई अपराध भी नहीं है। अगर सामाजिक मुद्दे को बल मिलता है और सब एकजुट होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। एनडीए पक्ष हो या विपक्ष हो, गंभीरता से सुने, क्योंकि सब इकलौते हैं इसमें, सिर्फ सुदेश महतो 2 सदस्य हैं, तो उनकी बात भी सुने पक्ष विपक्ष। और इसलिए कोई रणनीति, सदन के अंदर की रणनीति है, तो रणनीति युद्ध में बहुत तरह की रणनीति बनती है। एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सरजू राय से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, पिछले दिनों कतरास में आपकी मुलाकात भी हुई थी उनसे। आप क्या चाहेंगे, उनकी बीजेपी में वापसी होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं, आप क्या सुझाव देंगे उनको? 74 से छात्र आंदोलन के समय से हम लोगों का संबंध है। जयप्रकाश नारायण जी का 1974 में जो छात्र आंदोलन था, तो मैं वहाँ का कन्वेनर था कतरास का कमेटी का, और सरयू राय जी भी अग्रणी पंक्ति में थे बिहार आंदोलन में, उस समय जो छात्र आंदोलन चल रहा था। और तब से हम लोगों के अटूट संबंध हैं, और यह संबंध तब से लगातार है और आगे भी रहेगा। ऐसी हम लोगों की कामना भी है, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोगों का कोई स्वार्थ वाला रिश्ता ही नहीं है, हम लोगों का शाश्वत रिश्ता है इसमें। और मैं समझता हूँ कि बहुत सरयू राय जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और थोड़ी आध्यात्म में भी रुचि है, थोड़ी शिक्षा में भी रुचि है, पढ़ने लिखने में भी रुचि है। इसलिए वो जो निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेते हैं, राज्य हित में निर्णय लेंगे, राजनीति के हित में निर्णय लेंगे, सदन के हित में निर्णय लेंगे। वो व्यक्तिगत हित में निर्णय लेने वाले सरयू राय जी नहीं। आपसे बात तो होती होगी निश्चित रूप से। तो क्या बीजेपी में वापसी की उनकी कोई चाहत है? अभी ऐसी कोई बात मेरे से तो नहीं हुई है कि जहां इस तरह का कोई भविष्य में कदम हो। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कौन जानता है, कल बीजेपी उन्हीं को ऑफर कर दे कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री हम का चेहरा डिक्लेयर करेंगे। कोई ये थे संभव है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता विजय झा। ऐसे ही राजनीतिकों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आज यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।